हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया सब। आज सॉलिड स्टेट की एक बढ़िया धांसू सी वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चंस वही हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके थे या सैम्पल पेपर में से पिकअप करके क्वेश्चन मैंने जब ये आपके लिए पीडीएफ फाइल बनाई है। और इसको हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है सारे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन लगा दिया है, इसलिए हमने इसमें कि कौन सी कंडीशन है जो सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस के फॉर्मेशन को फेवर करती हैं। तो क्या हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो सकता है? आप एग्जांपल लेके चलिए बर्फ़ का ही। ठीक है, मेरे को पानी से बर्फ़ बनानी है तो क्या मैं हाई टेम्परेचर पे पानी को बर्फ़ की फॉर्म में रहने दे सकता हूँ, या हाई टेम्परेचर रख के भी पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आंसर क्या है इसका? लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पानी को अगर हम ठंडा करेंगे लो टेम्परेचर पे यानी कि फ्रीज़र में रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे लेके जाएंगे तो ही वो सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा। हाई थर्मल एनर्जी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता हाई थर्मल एनर्जी आंसर, क्योंकि हाई थर्मल एनर्जी सबको पढ़ाया था 11वीं क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में। तो जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी क्या होगा, पार्टिकल्स उतनी ही तेज़ी से इधर उधर भाग रहे होंगे। और पार्टिकल्स जितनी तेज़ी से इधर उधर भागेंगे तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं पार्टिकल्स? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो हाई थर्मल एनर्जी भी आंसर नहीं हो सकता। वीक कोहेसिव फोर्सेज, सॉलिड्स में तो कोहेसिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज होती हैं वहाँ। तो अगर वीक कोहेसिव फोर्सेज हो जाएंगी तो पार्टिकल एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे, एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगी, तो सॉलिड की फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? लो टेम्परेचर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट की सारी वीडियोस देखी हैं, पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। बाकी जिन्होंने सॉलिड स्टेट अभी तक समझा ही नहीं है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे बच्चे, तो उन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पहले सॉलिड स्टेट पढ़ के आइए, उसके बाद इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होती है उनकी। बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ाया था मैंने, टेबल में कंपैरिजन कराया था। वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ये बात बिल्कुल गलत है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। आइसोट्रॉपिक कौन होता है? अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अमॉर्फस सॉलिड्स का नेचर आइसोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पे आइसोट्रॉपिक ना लिख के अगर एनाइसोट्रॉपिक लिखा होता तो ये वाला पॉइंट भी सही हो जाता, और सबको पता होगा आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है। आगे ज़रूरत पड़ेगी, आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि क्या है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक नेचर। ऑल्दो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखी हैं उन्हें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आइसोट्रॉपिक नेचर क्या है और एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्या है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। इनमें से कौन सा अमॉर्फस सॉलिड है? बाकी जितने भी आप देखोगे तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिर्फ एक क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 NCERT में एग्जाम्पल है आपका। अगर ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ये खाली क्वार्ट्ज हो जाए, यहाँ से क्वार्ट्ज ग्लास हटा दे और क्वार्ट्ज लिखा हो तो ये अमॉर्फस नहीं रहेगा, ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा। ठीक है, और क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? एक अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। Which of the following arrangement shows schematic alignment of magnetic moment of antiferromagnetic substances? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज के लिए पूछा है कि कौन सा ऐसा अलाइनमेंट है जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज के बारे में बताता है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने दी थी उसमें बताया था मैंने एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज कैसे होते हैं। तो उसमें बताया था कि जो डोमेन्स होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज का वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइंड होता है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कौन से अलाइंड है? ये देखिए, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से अलाइंड होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज के डोमेन्स। तो ये कौन सा सब्सटेंस का आंसर हो जाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सी बात जो है वो यहाँ पे सही है, ये आपसे पूछी गई है। अब मुझे पता होना चाहिए कि क्वार्ट्ज ग्लास होता क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन कराया उसमें मैं बता के आया हूँ कि क्वार्ट्ज ग्लास आर अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड है तो अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं नेचर में? अभी हम ऊपर क्वेश्चन में बताया कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या है कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ये जब आप अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करोगे तो ये अलग अलग वैल्यूज़ देती हैं। अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ देती हैं। ये मतलब होता है किसका, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर का। अगर कोई भी चीज़ आइसोट्रॉपिक है नेचर में तो वो आप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोई भी मान लो मैंने सॉलिड कह दिया कि वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में, तो इसका मतलब आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता था कि किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको मैं अगर मेजर करता हूँ तो वो हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू ही देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल किसका लिया हमने, क्वार्ट्ज ग्लास का लिया है। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड क्या है, आइसोट्रॉपिक है नेचर में। और आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या है कि इस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में सेम रहती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो मैं आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके चलूँगा, ये नहीं कि आंसर बताया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि किसी बच्चे को चैप्टर में कोई डाउट रह गया हो तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। बिल्कुल ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर अमॉर्फस सॉलिड को आप हाई टेम्परेचर पे हीटअप कर देते हो तो वो क्या बन जाते हैं, क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें अमॉर्फस सॉलिड को और बहुत दिनों तक पड़े रहने दें तो वो खुद ब खुद क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत हाई टेम्परेचर करने के बावजूद भी काफ़ी टाइम लग जाता है अमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कन्वर्ट हो जाए इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग। अमॉर्फस सॉलिड बिल्कुल मोल्ड हो सकते हैं। अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं हीटअप करने पे, और वो मोल्ड अप भी हो सकते हैं। और अभी बता के आए हैं दैट अमॉर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसमें ये करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें दो आंसर करेक्ट हैं, इसमें ये आंसर भी एक सही है और एक ये भी आंसर है। दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अमॉर्फस सॉलिड अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, तो ये भी ट्रू नहीं है बात। तो सेकंड एंड फोर्थ इस तरीके से करके एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, उसमें आप टिक करके आएंगे कि बोथ सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू। ठीक, ये करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। सेवेंथ, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ड्यू टू। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे टेबल में कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया था, तो उसका रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने बता के आया हूँ आप लोगों को आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर। उससे पहले मैं जब आपको ये बड़ा चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाली बात बताई थी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता था, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता था, मतलब कि कितने भी लंबे रास्ते पे चले जाइए आप, बहुत लंबे रास्ते पे जाने के बाद में आपको रिपीटिंग पैटर्न जो मिलता था मॉलिक्यूल्स का वो देखने के लिए मिलता था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से उनका क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। इसी को हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते थे, आपको बताया था मैंने, लॉन्ग रेंज ऑर्डर यही होता था। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये किसके लिए है, ये अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए, और उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन अगर चेंज कर भी सकते हैं, क्वेश्चन बोल सकता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स है वीक मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अमॉर्फस सॉलिड का वीक मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि यार रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, उसमें सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे ही रेगुलर अरेंजमेंट नोटिस की जाती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आप क्या कर सकते हो, रिपीटिंग पैटर्न देख सकते हो। आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाय। आयोडीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में कौन सी फोर्सेस से हेल्ड अप हो सकते हैं, कौन सी फोर्सेस से हेल्ड होते हैं। अब आयनिक, पहले मुझे तो ये पता होना चाहिए कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। आयोडीन जो है वो क्या है, आयोडीन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आयोडीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर है या नॉन पोलर है, ये भी पता होना चाहिए मुझे। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्यों है नॉन पोलर, क्योंकि इसमें पोलैरिटी में डिफरेंस नहीं है, दोनों एलिमेंट कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे दोनों एलिमेंट है। ये देखिए, ये आई और ये आई दोनों एक जैसे हैं। क्या किसी की पोलैरिटी में कोई डिफरेंस है, मैं कह दूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास नहीं जाएगा, तो नहीं है ना, तो इसलिए सेम पोलैरिटी, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। और जहाँ मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्सेज होती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेज बोलते थे या फिर लंडन फोर्सेज उन्हें बोलते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंडन फोर्सेज। ठीक,
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड हमने पढ़े थे, अलग अलग तरीके के सॉलिड पढ़े थे। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड पढ़ाया था आपको, जो कि फोर्थ टाइप था। सबसे पहले हमने मॉलिकुलर सॉलिड पढ़ाया था, फिर था आयनिक सॉलिड, फिर था मेटेलिक सॉलिड और लास्ट में था कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल। मैं आपसे कहने लगूँ H2O किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या बोलोगे? H2O किसका एग्जाम्पल है? जल्दी बताइए, H2O किसके एग्जाम्पल में बताएंगे आप? H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में बताएंगे। किसके में बताएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सबको पता है कि इसके बीच में कैसे होते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते थे। और ये आएंगे किस में? मॉलिकुलर सॉलिड्स में आएंगे। SO2 भी किस में आएगा? SO2 भी मॉलिकुलर सॉलिड में आएगा। ये किसके एग्जाम्पल में आएगा? ये पोलर एग्जाम्पल में आएगा। क्यों है पोलर? क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन की पोलैरिटी में डिफरेंस है। सल्फर और ऑक्सीजन की पोलैरिटी में डिफरेंस है। उसके बाद I2 बोलता हूँ, तो I2 तो मैं अभी ऊपर बता के ही आया हूँ। I2 कैसा है? ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन से आपको समझा के चलूँगा चीज़ें, ऐसे नहीं कि बस एक ही एक में बता दिया और ख़त्म कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा। वो तो आप PDF फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, ये तो आप उसमें भी समझ सकते हैं। वीडियो देखने का क्या एडवांटेज है? वीडियो को यही एडवांटेज है कि आपको हर ऑप्शन के साथ में चीज़ें बढ़िया बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कौन इनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैग्नीशियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयोडीन और H2O। H2O सॉलिड फॉर्म में है, ये ध्यान रखिएगा। लिक्विड फॉर्म में होता तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था। I2 जो है, आयोडीन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है, तो ये तो कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी देता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी करता है। सॉलिड स्टेट में मोस्ट ऑफनली देखा गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मैग्नीशियम तो सबको पता ही है, एक मेटल है और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही देगा। तो नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? C and D। I2 and H2O in solid state will not conduct electricity and will behave as an insulator. Which of the following is not the characteristic of ionic solids? आयनिक सॉलिड की कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं नेचर में। एक NCERT में भी क्वेश्चन है आपका, उसमें उसने पूछा है कि वाई आर आयनिक सॉलिड ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड ब्रिटल होते हैं नेचर में क्योंकि उनके पास में क्या नहीं होता, जो बॉन्ड होता है उनका वो नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड? जब मैं NCERT की एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा उन्हें। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, ये है इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, ये कैरेक्टरिस्टिक आयनिक सॉलिड की नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉल्टन स्टेट में आयनिक सॉलिड की तो बहुत ज़्यादा होती है भाई। मॉल्टन स्टेट में तो आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए। जब आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। तो कंडक्टिविटी लो कहाँ से हो जाएगी? तो कंडक्टिविटी क्या रहती है? हाई रहती है मॉल्टन स्टेट में। तो ये ऑप्शन गलत है और इसका आंसर क्या होता? अगर यहाँ पे लिखा होता वेरी हाई वैल्यू, तो ये क्या हो जाता? ये करेक्ट हो जाता। बाकी ब्रिटल होते हैं नेचर में, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होती है। कौन सी इंटरेक्शन होती है इनके बीच में? कोलम्बिक इंटरेक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप। और एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में देखने के लिए। ठीक, चलिए आगे। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जब आप कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड पढ़ाए थे आपको, तो उसमें बताया गया था कि जो ग्रेफाइट है उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। वो ही फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जबकि अगर कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की बात करो तो वैसे वो इंसुलेटर होते हैं, जैसे डायमंड हो गया। बट ग्रेफाइट सबको पता है कि एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद हिम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर? कौन सा इनमें से ऑक्साइड है जो टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे जो है वो कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है? तो इसका आंसर TiO3 है, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड। क्यों है TiO3? TiO3 इसलिए है इसका आंसर क्योंकि TiO3 इज़ अ सेमी कंडक्टर। क्या है ये? एक सेमी कंडक्टर है। और सेमी कंडक्टर में मैं आपको जो पढ़ा के आया था, बैंड्स वगैरह पढ़ाए थे, अगर बच्चों ने वीडियो देखी होगी जिसने, उन्हें सबको पता होगा, जहाँ बैंड पढ़ाए थे मैंने, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो अगर मैं टेम्परेचर हाई कर देता हूँ तो वैलेंस बैंड को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं आसानी से। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? सेमी कंडक्टर उस टाइम पे एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो TiO3 जो है वो एक सेमी कंडक्टर है। ये जितनी भी ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं उनमें TiO3 अकेले एक सेमी कंडक्टर है। तो इसीलिए उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. In the presence of high temperature, it will behave as a conductor, as the electron can easily jump from the valence band and go to the conduction band, whereas in the absence of high temperature क्या हो जाएगा, वो एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वो वैलेंस बैंड को जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स. कौन से इनमें से ऑक्साइड है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा मेटल की तरह? क्रोमियम ऑक्साइड. इसे मार्क कर लीजिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड इसका आंसर. लेटिस पॉइंट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय. जहाँ लेटिस साइड बढ़ाए थे वहाँ बताया था कि एटम, आयन या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है, लेटिस साइड को ऑक्यूपाई कर सकता है. क्या कभी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है उसे? बिल्कुल भी नहीं. तो लेटिस साइड जो भी क्रिस्टल में है वो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज. ग्रेफाइट को हम क्या नहीं बोल सकते? देखो अभी बता के आए थे कंडक्टिंग है, कोवेलेंट और नेटवर्क एक ही है. कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और एक्सटेंसिव बॉन्डिंग होती है, इसलिए एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नेटवर्क सा बनता है देखने के लिए, इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं. ये आयनिक सॉलिड नहीं है. इसके पास में क्या आयन्स हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो ये आयनिक सॉलिड नहीं है. कैटाइंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन. कैटाइंस इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट होते हैं कहाँ? किस डिफेक्ट में देखने के लिए मिला था? ऐसा देखने के लिए मिला था कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था बच्चों, जो कैटायन होते थे वो अपनी जगह को छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता था, जिससे क्या होता था, अपनी जगह पे वो वैकेंसी डिफेक्ट बना देता था और दूसरी जगह पे वो क्या कर देता था, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बना देता था. शॉर्टकट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स व्हेन. शॉर्टकट इफेक्ट कब देखने के लिए मिलता है? शॉर्टकट इफेक्ट जब देखने के लिए मिलता था, आप ऑप्शन से पहले पढ़ने से पहले देखो, मैं बताता हूँ की टू अटेम्प्ट 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क MCQ क्वेश्चन क्या है कि बिफोर रीडिंग द ऑप्शन गो थ्रू द क्वेश्चन थॉरोली. इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ के अगर ऑप्शन पे भागोगे सीधा, तो उससे क्या होगा कि आप ऑप्शन में से आंसर ढूंढने लगोगे, जो कि टफ हो जाता है. लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, तो मुझे ऑप्शन आसानी से फाइंड आउट कर पाना पॉसिबल होगा. ठीक, तो आप हमेशा MCQ को अटैम्प्ट करने का यही सही तरीका है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, अपने दिमाग में आंसर बनाइए और उसके बाद ऑप्शन पढ़िए. अगर आप पहले ही ऑप्शन पर टूट के पढ़ोगे तो आपको 2-3 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती ही रहती है. ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई करके देखिए, बिल्कुल आप सक्सीड होंगे बोर्ड के एग्जाम से. शॉर्टकट इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल व्हेन. शॉर्टकट इफेक्ट कब होता था? तो आप शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में अपने दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करिए और वहाँ पे आपको याद आ जाएगा, जिसने भी पढ़ा है अच्छे से, कि कैटायंस और एनायंस जो होते थे वो मिसिंग जो होते थे लैटिस से, वो इक्वल इन नंबर हो जाते थे जब इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती थी. याद हो आप लोगों को तो, कि अगर कैटायन एक छोड़ के चला जाता था तो एनायन भी चला जाता था, तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस. Which of the following is true about the charge acquired by the p-type semiconductor? सेमीकंडक्टर्स पढ़ाए थे, p-type n-type सेमीकंडक्टर पढ़ा के आए. तो p-type सेमीकंडक्टर कब होता था? जब एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाता था. p-type नाम ही क्यों दिया गया था? इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर होते थे, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, या बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी कह सकते हो आप, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल. कब बनते थे p-type सेमीकंडक्टर? जब हम डोपिंग कराते थे ग्रुप 14 एलिमेंट की, किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लाइक एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरॉन. ठीक, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इसका आंसर हो जाएगा. टू गेट अ n-type सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकन इट शुड बी डोप्ड विद अ सब्सटेंस विद. अब मेरे को n-type सेमीकंडक्टर बनाना है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है. कब बनेगा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर? जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा. इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कब ला सकता हूँ मैं? भाई जितने चाहिए उतने तो लाऊं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आता हूँ. तो कब कर पाते थे हम ऐसा? जब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लेके आते थे, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए. 3 में तो डेफिशिएंट हो जाएगा वो. द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन द F सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पहले आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ रहे हैं. देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जब निकाल सकता हूँ जब मुझे पता होगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. उसके हिसाब से n to n करके मैंने आपको पढ़ाया था, निकाल सकते हैं आसानी से. फेस सेंटर क्या होता था? प्रिमिटिव में क्या होता था कि एक एटम होता था, 8 एटम हर कॉर्नर पे रखे होते थे, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 1 आता था.
जिसने डायरेक्ट याद कर रखा है फेस सेंटर्ड, वो बहुत अच्छी बात है। और क्या होता था फेस सेंटर्ड में, हर फेस के सेंटर पे एक एटम रखा होता था जिसका कंट्रीब्यूशन, एक लैटिस की बात करोगे या एक यूनिट सेल की बात करोगे तो उसमें कितना होता था, उसका कंट्रीब्यूशन 1.5 होता था। तो 6 लगे होते थे तो 3 वहाँ से हो जाते थे और एक कॉर्नर से आता था, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर कितने होते थे, 4 होते थे। 4 नंबर ऑफ एटम्स हो गए तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते थे 2n। मैंने आपको बताया था कि अगर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते थे और n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछता तो मैं क्या करता यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का आंसर 4 लगाता कि जितने नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। तो आंसर आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके चलिए। फेस सेंटर हटा के यहाँ पे आपसे बॉडी सेंटर भी पूछ सकता है। बॉडी सेंटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर बताइए ज़रा मुझे। बॉडी सेंटर में क्या होता था कि 8 कॉर्नर पे होते थे जिनका कंट्रीब्यूशन 1 होता था, एक बॉडी के सेंटर पे होता था जिसका कंट्रीब्यूशन पूरा होता था 1। तो यानी कि दो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं पूछूं तो कितने होते थे, 2 होते थे टोटल नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाते, 2 के डबल 4 हो जाते। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाते, 2 के 2 ही रहते। ठीक, इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो। अच्छी लग रही होगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को अभी, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। सबका बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स का सेक्शन ही ऐसा होता है जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर कटवा देता है या सबसे ज़्यादा नंबर बनवा देता है। क्विकेस्ट सेक्शन आप इसे कह सकते हो कि बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से आप एक पूरे 20 के 20 नंबर स्कोर कर सकते हो सेक्शन में। इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज़ प्रेजेंट। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप निकालते हो तो किसके अंदर आएगी, सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी HCP या CCP स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने के लिए मिलती थी। HCP या फिर CCP स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने के लिए मिलती थी। जब अगर आपने पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको याद भी होगा कि किस किस में कितनी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती थी। तो बता सकता है मुझे HCP और CCP स्ट्रक्चर में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, या सारे में पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले वाले में HCP और CCP में मैं पूछूं तो क्या हो जाती है, ये फर्स्ट ही है जो आपको कराया था वो 74% होती है। BCC में कितनी होती थी, बॉडी सेंटर में 68%, और सिंपल वाले में जो यहाँ पे लिखा है उन्होंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कितनी होती थी 52.4% के आसपास होती थी। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर, देखिए बॉडी सेंटर अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, बॉडी सेंटर में 68% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बना दिया गया है कि बॉडी सेंटर में एम्प्टी स्पेस बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम, एम्प्टी स्पेस बताइए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताई थी आप लोगों को, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर आप कितने परसेंट ऑफ एटम्स उसे पैक कर सकते हो, मतलब कितनी परसेंट ऑफ स्पेस उस यूनिट सेल की आप ऑक्यूपाई कर सकते हो विद द एटम्स, वो होती थी पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है सिंपल उसके लिए बॉडी सेंटर्ड के लिए 68% आती थी। तो खाली जगह अगर मैं पूछूं कि कितनी रह जाएगी, तो भाई 68% तो भर दी ना, तो खाली कितनी रह जाएगी, ऑब्वियसली 32% जो है वो स्पेस खाली रह जाएगी। ठीक है, तो खाली स्पेस का भी आप सब में समझ के चलिएगा। अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बताया HCP और CCP का, FCC वाला जो था, इसमें अगर मैं पूछूं कि खाली स्पेस कितनी रह जाएगी, तो आप 100 में से 74 को माइनस करोगे और बताओगे कितनी रह जाएगी, 26% जो है वो ये कि एक यूनिट सेल के अंदर एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP के लिए क्या इनमें से ट्रू नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। बिल्कुल, अगर आप 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हो तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 आता है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, अभी HCP के ऊपर बताया क्या है, बिल्कुल 74% ही होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर, बिल्कुल सही है। इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर ऑफ द फोर्थ लेयर आर एक्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, ये बात गलत है। स्फीयर ऑफ द फोर्थ लेयर आर एक्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, ये बात सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायंस एंड एनायंस इन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। किस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कैटायंस और एनायंस का सेम हो जाएगा। Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम FCC लैटिस एंड Na पॉजिटिव आयन ऑल ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द यूनिट सेल। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि कैटायन और एनायन के जो नंबर हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो सेम कहाँ होंगे। सेम वहीं हो सकते हैं जहाँ कैटायन और एनायन सेम आते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक बराबर बनते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। देखिए स्क्वायर क्लोज पैक पूछ लिया, 2 डायमेंशन में बता के आए थे 4 होता था, एक स्क्वायर बन जाता था इस तरीके से। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होती थी 2 डायमेंशन में,
तो वहाँ पे 6 होता था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हेक्सागन का कर देगा यहाँ पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेगा 2 डायमेंशन में, तो आंसर क्या दे दोगे आप 6 दे दोगे। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग, डोपिंग से कौन से डिफेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फ्रैंकल, शॉर्ट की, डिसलोकेशन। फ्रैंकल और डिसलोकेशन तो सेम ही है। ये डिफेक्ट्स क्या हम डोपिंग से कर रहे थे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कर रहे थे हम डोपिंग से। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स मतलब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हम बना रहे थे। सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी दैट मीन्स मैं कौन सी लेके आ रहा हूँ, ग्रुप 15 की से डोपिंग करा रहा हूँ। डोपेंट्स मेरे पास ग्रुप 15 के होंगे, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, तो कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज को वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है ये। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पढ़ाए थे सब्सटेंसेज, तो उसमें बताया था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक मेटल्स, जैसे कि मैं आयरन की बात कर लूँ, तो आयरन को मैं क्या कर सकता था? परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकता था। कैसे कर सकते थे हम लोग? कि जो जब हम आयरन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखते थे, तो जितने भी डोमेन थे उसके वो अलाइन कर लेते थे अपने आप को किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते थे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता था। और ऑन रिमूविंग दैट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहते थे? वो डोमेन्स उसी डायरेक्शन में अलाइन रहते थे। मतलब पहले क्या होता है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में, वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज नहीं होगा सब्सटेंस। नॉर्मली आयरन आप देखोगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन मैं आयरन को अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ला के रख देता हूँ तो उसके जो डोमेन्स हैं वो किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसे रखा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं, और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेट। ये बातें पढ़ाई थी मैंने आपको। द डोमेन्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ क्वेश्चन जो ऊपर आपको मैंने कराया अभी वो यही वाला था। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो वीकली रिपेल होते हैं उनसे मैग्नेट से, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के लिए क्या ट्रू नहीं है? बिगर आयन फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बिगर आयन जो है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल बिगर आयन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को ही ऑक्यूपाई करते थे। स्मॉलर आयन जो होते थे वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते थे, वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो सकते थे, कोई से भी, वो उनके साइज़ पर डिपेंड करता था। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द वॉइड्स इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी बताया था। ये कहाँ पढ़ाई है चीज़ें मैंने? ये वहाँ पढ़ाई है जहाँ फार्मूला बनाना सीख रहे थे। तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि क्या हो जाए उसमें जो सारे वॉइड्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाए। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड अपॉन द रेडिया ऑफ द आयंस, रेडिया पे डिपेंड करते थे क्या? ये कितने वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा तो आयन का रेडिया जैसा होगा उसके हिसाब से ऐसा वैसा कुछ होता था। ऐसी कोई बात पढ़ाई थी क्या किसी ने, या मैंने? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आंसर, ये ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो परमानेंट मैग्नेट हो बन जाता है, क्यों बन जाता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा के आए हैं। ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का करेक्ट ऑर्डर बता दो भाई। FCC 74%, BCC 68%, सिंपल क्यूबिक 52.34 जो भी परसेंट, ठीक, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, अभी ऊपर बता के आया था एक क्वेश्चन में कि फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते थे। क्यों? क्योंकि कैटायन जो हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह से, इसलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल है, यूनिट सेल के पास में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखोगे आप तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं उसके पास में? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में ऑप्शन बताए गए हैं सारे। अब देखिए मैं आपको ऊपर क्वेश्चन करा के आया हूँ तो मैंने वैसे ही बताऊँगा। CCP, कहीं भी आपको लिखा दिख जाए CCP, कहीं भी आपको लिखा दिख जाए HCP, यानी कि इन दोनों का मतलब होता है किसकी बात हो रही है? FCC की बात हो रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस में करते हैं हम लोग? फेस सेंटर्ड में ही कर सकते हैं। तो कहीं भी CCP और SCP दिख जाए, जैसे पैकिंग एफिशिएंसी में मैंने कराया था, तो आप नंबर ऑफ एटम्स को कितना ले लोगे? फेस सेंटर्ड में जितने होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर फेस सेंटर्ड में 4 नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं तो कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे बच्चों? 2n हो जाएंगे, दैट इज 8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और आंसर क्या हो जाएगा इसलिए इसका?
फोर्थ आंसर हो जाएगा कि 8 टेट्राहेड्रल जो है वो यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये ऑर्डर देख लीजिएगा, FCC पहले, BCC और फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप लोगों को रिलेशन बनवाए थे जब पैकिंग एफिशिएंसी कराई थी, तो आप इन रिलेशन को डायरेक्ट याद करके चलिए, क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने करके देखे होंगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें इन रिलेशन की ज़रूरत पड़ जा रही थी। तो अगर आपको ये रिलेशन पैकिंग एफिशिएंसी के याद नहीं है या पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन में ही रट्टा मार रखे हैं, वैसे पता नहीं है, तो आप इस तरीके के MCQ या उस तरीके के न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने में कंफ्यूज हो जाएंगे या छोड़ के ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, 2√2r होता है FCC के लिए, 4r/√3 होता है किसके लिए, BCC के लिए, और सिंपल क्यूबिक के लिए तो देखा ही था कि 2r होता है। कैसे बनाइए, पैकिंग एफिशिएंसी की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, करेक्ट ऑर्डर कंडक्टिविटी सॉलिड्स में कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है करेक्ट, देखिए कंडक्टिविटी मेटल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सेमीकंडक्टर्स की बीच में लाई करती है, और इंसुलेटर्स की सबसे कम कंडक्टिविटी होती है, और सबसे कम कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगा दोगे, फर्स्ट वाला आंसर लगा दोगे कि मेटल्स में बहुत अच्छी, इंसुलेटर्स में बेकार, और सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा बेकार। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो भाई, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड वीडियो भी लेके आएंगे, 50 क्वेश्चन पूरे कराएंगे आप लोगों को, तो सेकंड वीडियो में देखिएगा और मज़ा आने वाला है, इससे बढ़िया बढ़िया और बेहतर अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को दोस्तों के साथ में अपने, ताकि वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ, और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 2 के अंदर ऑफ सॉलिड स्टेट MCQs। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।